बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है और मेरे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समर सालिक साहब। मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स पे आप देखते हैं और मैं समझता हूँ कि आर्मी के अंदर बड़े कम जनरल हैं। वैसे तो सारे ही बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन एकेडमिकली जो साउंड जनरल्स हैं उनमें एक जनरल समर सालिक साहब का नाम बड़ा नुमाया है। जनरल साहब, पहले तो आपके वक्त का सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनरल थैंक साहब, थैंक जंगी हिकमत अमली के लिहाज से इस वक्त जो क्राइसिस सिचुएशन है उसे आप कैसे देखते हैं? अमेरिका कहाँ खड़ा है, ईरान कहाँ खड़ा है? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जंग से पहले अमेरिका के पास कुछ डिमांड्स थी जो कि नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर वो हासिल करना चाहता था, कुछ ऑब्जेक्टिव्स विज़ावी ईरान। लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, जिसकी खातिर अमेरिका ने जंग का रास्ता अपनाया। और अमेरिका के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे जंग के, वो यही थे कि यहाँ पे रिजीम चेंज हो जाए, ऑयल के ऊपर मेरा कब्जा हो जाए। उनको उनकी जो वो कंडीशन जिसके ऊपर जंग से पहले ईरान तैयार नहीं था एग्री होने के लिए, उस पर वो एग्री हो जाए। और ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि उनका ऑब्जेक्टिव था कि इसराइल के जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक ग्रेटर इसराइल, उसमें जो वाहिद रेजिस्टिंग कंट्री है उसको, उसकी रेजिस्टेंस को एलिमिनेट किया जाए। अब इस जंग में पहले शुरू से ही ये फील होना शुरू हो गया था कि अमेरिका को शायद जो उसकी असेसमेंट थी वो फॉल्टी थी और उसको वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो रहे, जिसके लिए अमेरिका ने जाहिर है अपनी अपनी हिकमत अमली में जो कुछ वो कर सकता था उन्होंने किया। लेकिन 40 साल 40 दिन की जंग के बाद अमेरिका जो है वो ज्यादा मैं समझता हूँ कि एक स्टेलमेट पोजीशन में चला गया, रादर देन कुछ हासिल करने से। उनके जो पहले ऑब्जेक्टिव्स थे वो पीछे चले गए। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का ब्लॉक होना है वो एक की इशू बन गया, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अमेरिका अपनी उसने अपनी तमाम हिकमत अमली, अपनी तमाम जो मिलिट्री ऑप्शंस थी वो एग्जॉस्ट कर ली। दो ऑप्शंस उसके पास बाकी रह गई, एक बूट्स ऑन ग्राउंड, उसके कॉन्सिक्वेंसेज अनथिंकेबल, और दूसरा न्यूक्लियर, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज उससे भी ज्यादा अनथिंकेबल। तो ये जब ऑप्शन जब खत्म हुई हैं तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं रही कि बजाय इसके कि वो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठे। लेकिन अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर, उसने अब जाहिर है वो एरोगेंट भी है, उसमें एक गरूर भी है अपनी ताकत का। तो अमेरिका ने अपनी जो डिमांड्स हैं जो प्री वॉर थी उसको मॉडिफाई नहीं किया, और ईरान से वही डिमांड्स करना शुरू कर दी कि वो उन चीज़ों के ऊपर मान जाए, जो कि ईरान के लिए मुमकिन नहीं था। आगे अगर मैं देखता हूं तो मैं कल भी मैं वो इन कपल ऑफ टॉक शोज तो मैंने यही कहा था कि सीज फायर एक्सटेंड हो जाएगा। हम्म। बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प थ्रेट्स जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये कि वो लड़ने की ऑप्शन अभी उनके पास है नहीं। उन्होंने नेगोशिएशंस के थ्रू ही कोई हल निकालना है। तो एक राउंड होते हैं, दो राउंड होता है मजीद, दैट इज समथिंग डिफरेंट। थोड़े बहुत डिले भी हो सकते हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली नेगोशिएटेड सेटलमेंट ही होगी। अच्छा जनरल साहब, ये चार जो अहदाफ हैं ईरान के, एंड ऑफ वॉर उन्होंने कहा है, एंड ऑफ सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, एंड ऑफ नेवल ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं, एंड ऑफ स्क्वीजिंग ईरान की बात कर रहे हैं। ये चार हमें ईज नजर आ रहे हैं इस वक्त ईरानी डिमांड के अंदर। उसे आप कैसे देखते हैं? क्या मिलिट्री हिकमत अमली से, फौजी हिकमत अमली से क्या ये वो हासिल कर पाएंगे अगर ये बातचीत नाकाम भी होती है, या रास्ता सिर्फ बातचीत ही है, बातचीत के जरिए उनको ये हासिल करना होंगे? देखिए, हमेशा यही होता है कि जब आप कहते हैं ना, वॉर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी। आप एक पॉलिसी चला रहे होते हैं, बीच में आपको नजर आता है कि मैं सक्सीड नहीं कर रहा, तो फिर आप जंग का रास्ता अपनाते हैं और फिर वापस बैक टू पॉलिसी आते हैं। लेकिन ये कि अमेरिका जो है वो ईरान को उस तरीके से हर्ट नहीं कर सका कि वो कहे कि अब मैं ज्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन हूँ नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर। मेरे नजदीक जिस तरीके से ईरान ने अपने आप को कंडक्ट किया है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने अग्रेसर को अपने अहदाफ हासिल नहीं करने दिए, तो ये तो स्ट्रेट वे कामयाबी डिफेंडर की बनती है, क्योंकि डिफेंडर ने प्रिवेंट किया अग्रेसर को वो अपने अहदाफ ना हासिल कर सके। तो हम्म। मेरे नज़दीक ईरान जब नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठता है अभी, तो उसकी पोजीशन स्ट्रांगर होगी एज कंपेयर टू जो उसकी पोजीशन थी प्री वॉर। और पर्टिकुलरली जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इस वक्त ईरानियन कंट्रोल में है और अमेरिका अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खुलवा नहीं पा रहा, तो ईरान के पास लिवरेजेस ज्यादा हैं। Now, having said that, ईरान के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि परमानेंट, मुझे कोई एश्योरेंस हो कि दोबारा से इसके ऊपर चढ़ाई नहीं होगी। उसके अलावा उसके उसको लेट से उसके जो एसेट्स फ्रोजन है वो रिलीज किए जाएं,
उसके ऊपर से कुछ सैंक्शन हटाई जाए, ये तो ईरान मेरा ख्याल है कि नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर अचीव कर लेगा। अमेरिका की कोशिश होगी, अमेरिका को इस वक्त चाहिए वॉर ट्रॉफी, जो दुनिया को दिखा सके कि मैंने इस मकसद के लिए जंग की थी। मेरे नज़दीक जो मोस्ट लॉजिकल वॉर ट्रॉफी बनती है वो है एक न्यूक्लियर डील। अगर अमेरिका एक न्यूक्लियर डील सिक्योर कर लेता है कि ईरान एग्री हो जाता है फॉर सर्टेन टाइम को वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं करेंगे यूरेनियम की, या वो न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चलाएंगे, और उनके जो ऑलरेडी इनरिच यूरेनियम है उसका कोई एक रीजनेबल डिस्पोजल होगा, तो उस सूरत में मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी एबल टू टेल टू द वर्ल्ड एंड अपनी पॉपुलेशन को कि ये मकसद था मेरी जंग करने का और मैं जीत गया हूँ क्योंकि ये मैंने मकसद हासिल कर लिया। अच्छा जनरल साहब, अमेरिका को जो इस जंग से जो आपने गुफ्तगू फरमाई है उसमें मुझे चार उनको नुकसानात पहुंचे। एक तो ये लंबी जंग होगी जिस तरह आपने फरमाया, अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए। उसके लिए शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जो मीन्स हैं वो अनमैच्ड हैं विद द एंड। दूसरा जो आपने फरमाया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है इनफैक्ट वो हर्ट हुई है। और तीसरा जो सबसे खतरनाक है कि उनकी जो डिटरेंस है वो फेल हो गई है, कम अज कम मिडल ईस्ट के अंदर उसके असरात दूसरे खित्तों में भी जाएगा। और फिर जो उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें भी इनकोहेरेंस नजर आती है। अब ये जो इन्होंने लेरी जॉनसन ने जो इंकशाफ किया है, जो 1980 और 90 की दहाई में पेंटागन के अंदर भी थे, सीआईए के अंदर भी अहम फराइज अंजाम देते रहे, ये जो न्यूक्लियर कोड तक रसाई थी और जनरल डैन केन की मुखालफत थी और जनरल कूपर की भी बातें आ रही है कि वो हम आंग नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप के फैसलों के साथ। तो इसे आप कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में जो अमेरिका का तासुर है एज अ ग्रेट पावर, एज अ हेजमून जिसे आप कहते हैं, उस पर क्या गुजरेगा अगर मिलिट्री मसल्स आपके कमजोर है, इकोनॉमिक मसल्स कमजोर है, और अंदर से जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है वो तोड़ फोड़ का शिकार है। तो आने वाले दिनों में जो मिलिट्री माइट है अमेरिका की, गो के बजट आप $1.5 ट्रिलियन तक ले जा रहे हैं, उसके असरात क्या होंगे। साथ में मैं ये भी बताता चलूं कि ये रशियन मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, योरी लियामन, इन्होंने जो बात की है एक महीना पहले, रशियन जो आर्मी चीफ थे वेलरी गेरासिमोव, उन्होंने भी यही बात की। और एक ईरानी कमांडर है आईआरजीसी के, उन्होंने बात की कि ईरान के पास ऐसे लीथल वेपन्स हैं, डेवलप्ड वेपन्स हैं, जिसका अभी तक उन्होंने उसको उनको उसके ऊपर से पर्दा नहीं उठाया। और वो ईरान की आने वाली जंगों में बहुत ज्यादा माविन साबित होंगे और दुनिया उसको देखकर हैरान हो जाएगी। तो इस सारी सूरत हाल में अमेरिकन माइट और उसका तासुर आप कैसे देखते डॉक्टर साहब, अमेरिका तो वी नो इट इज कंटिन्यूसली ऑन डिक्लाइन, और 2025 और 2026 इन्होंने देवर डिफाइनिंग ईयर्स, और इन्होंने इस प्रोसेस को और ज़्यादा स्पीड अप कर दिया है। मैं ये अक्सर कहता हूं कि दो पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमने अमेरिकन जो पावर है उसको गेज करना है। पहला पैरामीटर ये है कि अमेरिका किस तरह की रेट और कंट्रोल और रिस्पेक्ट एंजॉय करता है ओवर द ग्लोब, तमाम मुल्कों के ऊपर। तो अगर आप रिकॉल करें 1991 में जब फर्स्ट गल्फ वॉर हुई थी, तो होल ऑफ वर्ल्ड वाज विद देन प्रेसिडेंट बुश। जब सेकेंड गल्फ वॉर हुई 2003 में, तो यंगर बुश थे, तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाज विद द यूएस। जब 2017 में यूएस ने डिक्लेयर किया जेरूसलम को एज कैपिटल, तो आपको याद होगा कि नोबडी वाज विद द यूएस लेस देयर स्ट्रॉन्चेस्ट अलाइज। लेकिन 2026 में इवन जो स्ट्रॉन्चेस्ट अलाइज हैं वो भी बिखर चुके हैं, वो भी उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। कभी हमने नहीं सोचा था कि यूके भी जो है वो यूएस के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा, जापान खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा, साउथ कोरिया खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है अमेरिका का इस जंग में, वो ये हुआ कि ग्लोबल लीडरशिप का उसका स्टेटस बहुत बुरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गया। दूसरा डॉक्टर साहब, जो दूसरा पैरामीटर जिसके ऊपर मैं गेज करूंगा कि स्पेशल डोमेन में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है या श्रिंक हो रहा है। एक वो टाइम था 1823 में जब मोनो डॉक्ट्रिन आई, तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर को एक्सक्लूसिव जोन डिक्लेयर किया अमेरिका ने, और वहां से एक्सपैंड करता करता उसका पूरी दुनिया के ऊपर एक इन्फ्लुएंस वो कायम हो गया। आज वो वक्त आ गया है कि अमेरिका श्रिंक कर रहा है टू इट्स बैकयार्ड। अमेरिका को वेस्टर्न हेमिस्फेयर की फिक्र पड़ी हुई है। सो मेरे नज़दीक इस डोमेन में भी अमेरिका श्रिंक कर रहा है। ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, इसके ऊपर मैं कोट करना चाहूंगा रे डेलियो को, जिसने बुक लिखी हुई है। उसने एक पैरेलल ड्रॉ किया है विद 1956, जब स्वेज कैनाल के ऊपर इजिप्ट ने वो नेशनलाइज किया था, उसे ब्लॉक किया,
ब्रिटेन उस वक्त सुपर पावर था। ब्रिटेन ने उस वक्त उन्हें इसी तरह से धमकियां दी कि हम तहस नहस बना देंगे तुम्हारा। और जो एलायंस थे ब्रिटेन के, वो ब्रिटेन के साथ नहीं खड़े हुए। और रिजल्ट क्या हुआ कि पाउंड स्टर्लिंग गिरना शुरू हो गया, और जो ब्रिटेन की जो डाउनफॉल वो स्टार्ट हुई। उसी तरह की सिचुएशन इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में बनी हुई है। और मेरे नज़दीक अमेरिका जो है ये ब्लॉकेड वाली ऑप्शन वो बुरे तरीके से पिट रहा है। जहां तक आपने बात की रशियन उनके जर्नल्स की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो ईरान के पास आई एम श्योर के हैं। अगर कोई एक एक नेवल शिप यूएस का सिंक होता है बिकॉज ऑफ ईरानियन एक्शन, तो आप देखेंगे कि और ज्यादा बहुत एम्बेरसमेंट होगी अमेरिका को। सो ये जो ग्लोबल लीडरशिप और हेजबाउंड वाली पोजीशन है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो अमेरिका की कंप्रोमाइज हो रही है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ तक ये भी कहना चाहूंगा कि अमेरिका अभी दे आर रिजॉर्टिंग टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। आज मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, उनकी जो जो स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है, उस खातून ने कहा है कि जी आप CNN, BBC और सो चैनल्स को ना सुने बिकॉज ये झूठ बोलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जंग जीत चुके हैं। अब जस्ट इमेजिन कि किस तरीके से वो नैरेटिव बना रहे हैं, और वो समझते हैं कि हमारे अपने लोग हमारे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। वेयर एज द रियलिटी इज कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, बट वो उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब जंग जीत चुके हैं, आप इन चैनल्स की बातें ना सुने, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। वैसे ये बड़ी अजीब बात है कि उन्हें ये कहने पे वो मजबूर हो गए, बल्कि ये जो बार बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं गालिबन ये भी उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है कि आप एक्सपेंड करें, ईरान के अंदर डिवीजन है, वो किसी नतीजे पे पहुंचे। लास्ट सवाल जनरल साहब मेरा ये होगा कि भारत के अंदर जो उनकी मिलिट्री है डिफरेंट एरियाज के अंदर वो ड्रिल्स करना शुरू हो गई है, ये क्या सिग्नलिंग है पाकिस्तान को या अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कंजम्पशन के लिए है? क्योंकि इस वक्त सूरत हाल मिडल ईस्ट में नाजुक है और पाकिस्तान का किरदार बड़ा कलीदी है। और फिर जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट कतर के साथ भी हुआ है, तो साइमल्टेनियसली आपकी जो एक्टिव फोर्सेज हैं वो दो कंट्रीज के अंदर होंगी, सऊदी अरब और कतर। इसका मतलब आप इसराइल के दरवाजे पे हैं, वहां से तुर्की भी सीरिया के थ्रू इसराइल के दरवाजे पे है। तो क्या ये उसका उसके साथ इसका ये जोड़ा जा सकता है या ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं सॉरी, मैं शुरू में जब आपने कहा कि इंडियन आर्मी का क्या हो रहा है, आई मिस टू अंडरस्टैंड समथिंग। वो ड्रिल्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वॉर एक्सरसाइजेस चल रही हैं उनकी। वॉर एक्सरसाइजेस, देखिए पहला मैं ये कहना चाहूंगा कि इस जंग के बाद मिडिल ईस्ट का खदोखाल टोटली डिफरेंट होंगे। क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है उसने अपनी सिक्योरिटी को सबलेट किया हुआ था, पैसा उनके पास डेफिनेटली है, और उन्होंने किसी और को जिम्मेदारी दी हुई थी कि आप हमें सिक्योर करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा लेसन इमर्ज हुआ है इस जंग के बाद वो ये है कि सिक्योरिटी वो काम है जो आप किसी को सबलेट नहीं कर सकते, आपको खुद करनी पड़ती है। कोई आपके बिहाफ पे जाके वो काम नहीं करेगा, पर्टिकुलरली जब उनको खुद एक जरूरत होगी। सो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को ये फिक्र हुई कि अमेरिका और इसराइल ने अपने आप को सेव किया और हमें एक्सपोज किया है अगेंस्ट ईरानियन थ्रेट। सो एक तो ये है, और अमेरिका अपना क्लाउड लूज करेगा। इसराइल के जो लॉन्ग टर्म प्लान हैं उनको दोज आर बिकमिंग इन क्वेश्चन। सेकंड, जो आप इंडिया की बातचीत कर रहे हैं, डेफिनेटली इंडिया ने मई 25 से ऑनवर्ड्स इंडिया ने बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और अजीमत उठाई है। इंडिया की कमबख्ती खत्म नहीं हो रही, आए दिन उनके साथ कुछ ना कुछ हो, कभी कभी तेजाज गिर जाता है, कभी कोई और चीज हो जाती है, बट एवरी डे समथिंग बैड इज हैपनिंग टू इंडिया। और मैं समझता हूँ कि वो सारा कुछ उनका अपना बोया हुआ है, वही वो काट रहे हैं। इस वजह से अब इंडिया को जो है वो चाइनीज साइड से भी थ्रेट्स हैं, बांग्लादेश के साथ भी उनके बहुत ज्यादा कॉर्डियल रिलेशन नहीं रहे, पाकिस्तान वैसे ही उनके साथ शो डाउन चलते रहते हैं। तो इस वजह से डेफिनेटली वो अपने अपने मसल्स को दिखाएंगे, और हो सकता है कि अपने आप को एज अ रिप्लेसमेंट फॉर इसराइल एंड यूएस शो करें इन मिडिल ईस्ट, जो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेफ्टिनेंट मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब, आपके वक्त का सर बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी इंसाइटफुल आपने हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग शेयर की है आपने। और मैं तो ये कहूंगा आखिर में कि ग्रेट अमेरिका, ग्रेटर इजराइल और अखंड भारत तीनों बैक फुटिंग के ऊपर नजर आ रहे हैं। और कम बख्ती एक के लिए नहीं है, तीनों अलायंसेज में और तीनों के लिए बदकिस्मती से शुरू हो गई है। अलबत्ता हम अमेरिका को रेस्क्यू जरूर कर रहे हैं और इनफैक्ट ईरान को भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये अमन यहाँ पे कायम होता ही रहे। आपके सर वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।
नेक्स्ट टाइम फिर आपको तकलीफ देंगे। और नाज़रीन, थैंक यू आपने वेरी मच। गुफ्तगू सुनी, अपने कमेंट से नवाजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।